Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about biotechnology and its importance. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, ऐसी टेक्नोलॉजी जो लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करे. यूज ऑफ लिविंग थिंग प्रोसेसेस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग सिस्टम्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विच इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ क्वालिटी. बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट अ न्यू फील्ड. हजारों सालों से इंसान लिविंग थिंग्स को यूज कर रहा है. वैसे तो हम प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इनके प्रोसेसेस को इस्तेमाल करना, जैसे कि दूध से दही बनाना. आप लोग शायद घरों में बनाते हो, बहुत सिंपल होता है. बल्कि बेहतर होता है अगर घर में अच्छा दूध अवेलेबल हो तो आप लोग दही खुद ही जमा सकते हैं कि दूध को गर्म करें और उसमें पिछला वाला दही थोड़ा सा ऐड करके उसको ढक के रख दें. आजकल का जो मौसम है 3-4 घंटे में दही जम जाता है. ठीक है. सो योगर्ट प्रोडक्शन या चीज़ जो है, हम लोग घरों में तो चीज़ नहीं बनाते, इंडस्ट्री है एक. लेकिन चीज़ किससे बनता है आपको पता है? जी, चीज़ भी एक मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से बनता है. बहुत तरह का चीज़ होता है, हमें तो 2-3 तरह का पता है ना. चेडर चीज़ पता है, मोज़रेला चीज़ पता है, कॉटेज चीज़ पता है, बट देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ चीज़. इटली वालों की, स्पेन वालों की, स्वीडन वालों की, वगैरह वगैरह. हर मुल्क की बहुत सारी तरह की, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ प्रोडक्शन होती है वहाँ पे बहुत. ठीक है. तो ये भी खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं. ये अलग बैक्टीरिया से बन रहा है, ये अलग बैक्टीरिया से बन रहा है, ये अलग बैक्टीरिया से बन रहा है. इसलिए इतनी वैरायटी है चीज़ की, क्योंकि चीज़ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बहुत सारे. अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं. ये कैसे बनते हैं? इनमें इनके डीएनए को मॉडिफाई किया जाता है. किस प्रोसेस के जरिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, या जिसके लिए आपकी बुक में टर्म यूज हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरिया. जिस तरह बैक्टीरिया में जीन डाले जाते हैं उसी तरह प्लांट्स में भी जीन डाले जाते हैं, और उसकी वजह से उन प्लांट्स में नई सलाहियतें आ जाती हैं जो आम हालात में नहीं होती. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं दुनिया में. नंबर 1 पॉइंट आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरह के होते हैं. बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें जो एक पॉइंट पहले लिखा हुआ है वो है फंगस रेजिस्टेंस जीएम प्लांट्स. फंगस क्या है? फंगस उर्दू में जिसको हम कहते हैं फफूंदी, या आम जबान में हम कहते हैं उड़ली. लग जाती है ना, ब्रेड को लग जाती है फंगस वगैरह, तो प्लांट्स को भी लग जाती है और उनमें बहुत सीरियस प्लांट डिजीजेज होती हैं. अगर आपके कोई गांव वगैरह में जानने वाले हैं तो आपको शायद पता हो कि इस साल बहुत गंदम की फसल खराब हुई है, क्योंकि ये बीमारी, रस्ट की बीमारी, जो कि फंगस की वजह से वो गंदम को हो गई है. ये उसी की तस्वीर है. नॉर्मल गंदम जो होती है उसके पत्ते ऐसे होते हैं, जब उस पर रस्ट लग जाती है तो उसके पत्ते ऐसे हो जाते हैं, ब्राउन कलर का पाउडर से उसके ऊपर आ जाता है, और वो फिर उसके सीड्स में भी घुस जाता है. और इस दफ़ा अगर आपको पता चला, घर वालों से पूछें अबू से कि गंदम कैसी हुई है गाँव वगैरह में, तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम गंदम हुई है और बहुत छोटे दाने हुए. क्यों? क्योंकि रस्ट की बीमारी फैली हुई. और अगर इसके ऊपर या तो बीज जैसा इस्तेमाल करें जीएम प्लांट जो कि रेजिस्टेंट हो. फंगस रेजिस्टेंट जीएम प्लांट कौन से होंगे? जिनके ऊपर ये, जैसे ये प्लांट है कि इसके साथ ही ग्रो कर रहा है, इसको नहीं बीमारी हो रही. क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो जीन मौजूद है. जीएम क्रॉप्स कैन बी फंगस रेजिस्टेंट, जो कि फंगस को उसके अंदर ग्रो होने नहीं देता. अदरवाइज क्या होगा कि क्रॉप्स को बहुत नुकसान होगा. क्रॉप सफर फ्रॉम हैवी लॉस. मतलब जहाँ 100 किलो गंदम होनी चाहिए थी, वहां इस दफा 50 किलो 60 किलो मुश्किल गंदम हुई है उतनी जगह पे, क्योंकि फंगस की वजह से उसका बहुत नुकसान हो गया. अच्छा, जीएम क्रॉप्स एक और तरह के भी हैं कि वो वायरस रेजिस्टेंट. वायरस का तो नाम हम इस दफ़ा बहुत सुन रहे हैं कोरोना की वजह से. हमें एक ही वायरस का ज़्यादा पता चला है, लेकिन वायरस बहुत तरह के हैं. और वायरस सिर्फ हमें नहीं बीमार करते, एनिमल्स को भी बीमार करते हैं, प्लांट्स को भी बीमार करते हैं. और जब प्लांट्स को बीमार करते हैं तो उनको बुरी तरह डैमेज करते हैं. ये देखें, ये एक फोटोग्राफ है रोज प्लांट की, इसको वायरस इन्फेक्शन होगी. ये कुछ हिस्से येलो हो गए हैं, कुछ ब्राउन हो गए, कुछ ब्लैक हो गए हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए. थोड़ी देर में ये पत्ते जो है ना, ये मुरझा के झड़ जाएंगे. तो अगर सारे पत्तों में ऐसे हो जाए तो क्या होगा? हैवी लॉस होगा. यानी कि जिस प्लांट में भी, अगर मेरा लेट सपोज आम का बाग है और उस पर वायरस ने अटैक कर दिया है, तो उसके सारे पत्ते खराब हो जाएंगे. अगर सारे पत्ते खराब हो जाएंगे तो आम कैसे अच्छे निकलेंगे? नहीं निकल सकेंगे ना. तो जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं जिनको हम फूड के लिए यूज कर रहे हैं, या इन दिस केस हम रोजेस को ग्रो कर रहे हैं,
जो भी हमें फ्लावर्स वगैरह चाहिए वो सारे बुरी तरह प्लांट्स डैमेज हो जाएंगे वायरस की वजह से। तो आपको ये भी एक बात बताओगी कि वायरस को किल करना इतना आसान नहीं होता। वायरस एक दफ़ा बॉडी में घुस जाए, चाहे प्लांट की, चाहे ह्यूमन की, चाहे एनिमल की, तो उसको किल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी जीएम क्रॉप्स बनाई गई हैं जो कि वायरस रेजिस्टेंट जीन उनमें मौजूद होती है, जो कि ऐसा जीन होता है जो प्लांट के लिए हार्मलेस होता है लेकिन वायरस को किल कर देता है, वायरस के लिए पॉइजनस होता है। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द वायरल डिजीजेस ऑफ द प्लांट्स। अच्छा, जीएम क्रॉप्स का एक तो टारगेट ये होता है, पहला जो हमने डिस्कस कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट आ जाए, फंगस से भी बच जाए प्लांट, वायरस से भी बच जाए। अच्छा, फिर एक और टारगेट क्या होता है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन। प्लांट्स को हम क्यों ग्रो करते हैं क्रॉप्स के फॉर्म में? क्योंकि हमें उनसे फूड चाहिए। अब वो फूड जो है ना, चाहे ऑयल के फॉर्म में हो, तो अब ये भी बात आपको पता होगी कि इसके ऊपर एक बड़ी बहस चल रही है साइंटिफिक कम्युनिटी में, मेडिकल कम्युनिटी में कई सालों से, कि कौन सा एडिबल ऑयल, खाने वाला ऑयल अच्छा है सेहत के लिए। कुछ इलाकों वाले कहते हैं कोकोनट ऑयल अच्छा है, कुछ कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल अच्छा है, मस्टर्ड का ही कज़न है कनोला, कुछ कहते हैं वो अच्छा है। कुछ बहुत सारी स्टडीज ये हैं कि देसी घी अच्छा है वगैरह। तो ऐसा ऑयल हो, अब देखें देसी घी शायद आपको पता हो कि बहुत महंगा है। हर बंदा हर कुकिंग के लिए देसी घी नहीं खरीद सकता, है ही नहीं, इतना अवेलेबल नहीं। तो कोई ऑयल अच्छे हों जिनके हेल्थ के लिए अच्छे हों और वो अवेलेबल हों ताकि लोग उसको यूज कर सकें। फिर ये कि जो बाकी क्रॉप्स हैं, जैसे मेज कहते हैं छल्ली को, कॉर्न को, वीट यानी गंदम, ये बहुत ग्रो की जाती हैं। कुछ इलाकों में मेज बहुत ग्रो होती है, कुछ इलाकों में वीट बहुत ग्रो होती है, कहीं राइस बहुत ग्रो होते हैं वगैरह, कि उनमें प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। तो उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट लोग हैं या गरीब लोग जो कि हर तरह की फूड नहीं खा सकते, तो वो सिर्फ गंदम की रोटी खाएंगे तो उनकी बॉडी में प्रोटीन भी पूरी हो जाएगी, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो जाएंगे। सिर्फ वो मकई की रोटी बना के या छल्ली रेत वाला खा लेंगे तो उससे उनकी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ये एक टारगेट है जीएम क्रॉप्स का। और कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स भी हैं, जैसे कि गोल्डन राइस बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, जिसका कलर जो है वो आम राइस से डिफरेंट है। आम राइस कैसे होते हैं, वाइट कलर के। गोल्डन राइस जो है वो है येलो कलर के। क्यों येलो कलर के हैं? क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए मौजूद है, या विटामिन ए का प्रिकर्सर मौजूद है, जो कि आई साइट प्रॉब्लम को ठीक करता है। शायद आपको पता हो कि गाजरें खाने से नज़र तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोगों की आईसाइट डैमेज होती है बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो अगर चावलों में ही, एक आम फूड जो कि अक्सर यूज़ की जाती है, बल्कि दुनिया के कुछ इलाकों में स्टेपल फूड है, वो सिर्फ चावल ही खाते हैं। अगर आपको पता हो, चाइना, जापान वगैरह जो है इनमें, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज़ में चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि वहाँ ग्रो चावल ज़्यादा होते हैं, इसलिए। ठीक है ना? और जीएम क्रॉप्स का क्या टारगेट है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड। जैसे कि जीएम बनाना जो है वो लार्ज इन साइज होते हैं, उनकी रैपिड ग्रोथ होती है। जो ओरिजिनल बनाना है ना, जो वाइल्ड कभी था, अब तो नहीं इस तरह ग्रो किया था, वो बहुत छोटा होता था और उसके अंदर बहुत सीड्स होते थे। और ये बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए ऐसे बनानास जो है ना वो लार्ज साइज़ के और रैपिड ग्रोथ के। अच्छा, फिर सोयाबीन्स जो ऑयल के लिए यूज़ किए जाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों। शुगर बीट जो है, हमारे मुल्क में तो शुगर केन यूज़ होता है, गन्ना चीनी हासिल करने के लिए। यूरोप वगैरह में गन्ना ग्रो नहीं करता, वो लोग शुगर बीट ग्रो करते हैं, चुकंदर जिसे कहते हैं, मीठी वाली कोई चुकंदर होती है। और उसको वहाँ पे कीड़े बहुत खा जाते, नहीं सॉरी कीड़े नहीं, वहाँ पे हर्ब्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो herbicides are those chemicals which are applied on the crops to kill the herbs। जो जड़ी बूटियां उग जाती हैं उनको किल करने के लिए हर्बिसाइड्स डाले जाते हैं। तो हर्बिसाइड्स सिर्फ हर्ब्स को नहीं किल करते बल्कि बाकी प्लांट्स को भी किल कर देते हैं। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन जिस प्लांट में मौजूद होगा, उसको उस खास दवाई से जो कि बाकी जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, वो उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर स्वीट कॉर्न जो है, इसके ऊपर भी बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं और उसको बचाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसी स्वीट कॉर्न बनाई गई है जिसके अंदर इंसेक्ट किलिंग जीन मौजूद है। इंसेक्ट खाएगा उस कॉर्न को तो के पत्ते को खुद ही मर जाएगा। ठीक है जी। फिर जीएम पोटैटोज ऐसे बनाए गए हैं जो कि जल्दी से सड़ के ख़राब नहीं होते। टोमेटोज आपको पता है ना कितनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर फ्रिज से बाहर पड़े हो, फ्रिज में भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते।
तो जीएम टोमेटोज जो है ना, इनकी शेल्फ लाइफ, ये जैसे आलू खराब नहीं होते ना, महीना आलू पड़े रहे तो फ्रिज के बाहर भी ठीक रहते हैं, तो जीएम टोमेटोज भी इसी तरह इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो 1 मंथ के करीब है। जिसकी वजह से मतलब वरना टोमेटोज प्रोडक्शन ज़्यादा होती है बट दे गेट रॉट, वो रखने में, लाने में, ले जाने में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, जीएम कैनोला जो है वो मैंने आपको बताया था कि कैनोला ऑयल यूज़ किया जाता है। कैनोला इज़ अ रिलेटिव ऑफ मस्टर्ड, सरसों के तेल का बहन भाई है जो कि यूज़ होता है वेजिटेबल ऑयल के तौर पे, और कम कड़वा होता है जो जीएम कैनोला है, और वो उसका टेस्ट जो है वो कुकिंग में ज़्यादा बेहतर आता है। इसी तरह जीएम कॉटन जो है वो बनाई गई है जो कि जल्दी से ग्रो कर जाती है और जो कि हर तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कम पानी, ज़्यादा गर्मी वगैरह सब में ग्रो कर जाती है। जीएम क्रॉप्स की एग्जांपल है स्वीट कॉर्न जो है, ये वो है जो कि जीएम है, और ये वो है जो जीएम नहीं है। इसमें भी देखें कुछ अच्छे हैं लेकिन कुछ के ऊपर फंगस हो गई है, कुछ में कहीं पैचेस हैं, कहीं ना कहीं कोई मसले चल रहे हैं, ठीक है। ऐसी प्रोडक्शन जाहिर सी बात है, अगर फार्मर को कहा जाए ये वाला बीज लगाओ तुम्हारी ऐसी फसल आएगी, तो वो ऐसे कोई प्रेफर करेगा, और करना भी चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन उतनी ही जगह पे, उतने ही पानी, उतने ही एफर्ट के साथ ज्यादा होगी। ये जीएम टोमेटो है जो कि बाहर दो टोमेटोज को साथ रखा गया बाहर, जो जीएम टोमेटो था वो बिल्कुल ठीक रहा और दूसरा टोमेटो बिल्कुल गल सड़ गया, ठीक है जी। क्योंकि इसका ये इट इज क्विक टू रॉट, और इसमें वो जीन डाला गया कि इसका छिलका स्टेबल रहता है और ये जल्दी खराब नहीं होता। ये जीएम कॉटन है जो कि कम पानी में और ज्यादा गर्मी में बहुत में भी सही ग्रो कर गई। उसी सूरत हाल में जब नॉर्मल कॉटन जो को ग्रो किया गया, जो जीएम कॉटन नहीं थी, तो वो इस तरह की हो गई, ठीक है, बहुत कम उसकी प्रोडक्शन, और ये जीएम कनोला है जिसकी प्रोडक्शन बढ़ी। देन देयर आर लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। इसमें एक इंसुलिन है। इंसुलिन अगर आपको पता हो कि इसको हमने बैक्टीरिया वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास, और इसका काम क्या है, टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। और डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है एंड दे रिक्वायर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। और पहले ये बहुत डिफिकल्ट था कि इंसुलिन को हासिल किया जाए, मैंने आपको पहले बताया था बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वाले टॉपिक में, लेकिन अब इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया के जरिए, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के बारे में डिफाइन करें, तो यहां से लेकर यहां तक जो है ना, इस या ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी इसमें मौजूद है। बुक में प्रॉपर कहीं इंसुलिन के बारे में नहीं लिखा। वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स मेक पीपल इम्यून टू इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। अभी कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया इस वैक्सीन के इंतजार में है, कब ये वैक्सीन बनेगी और सब तक पहुंचेगी, ताकि सब लोग जो हैं वो इम्यून हो जाएं इस बीमारी से और अपने काम और ज़िंदगी नॉर्मल कर सकें। अच्छा, वैक्सीन में बेसिकली किया क्या जाता है कि इंजेक्ट किए जाते हैं अमूमन वीक या किल्ड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस और बैक्टीरिया, और उसके बाद जो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है इन वैक्सीन के बाद, और बॉडी में सलाहियत आ जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि उस वायरस या बैक्टीरिया को किल कर सकें। बीमार हुए बगैर हमारा इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है। अच्छा, जो इस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती हैं वो बाज़ औक़ात बीमार भी कर सकती हैं। जैसे शायद आपने सुना हो कि बाज़ लोगों को पोलियो वैक्सीन की वजह से पोलियो हो गया, वो उसमें कोई प्रॉब्लम था कि उसको जो जिस टेम्परेचर पे रखना चाहिए था उस पे नहीं रखा गया। एनीवे, जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए वैक्सीन बनती है वो डिजीज कॉज नहीं करती, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बीमारियां जिनके इस तरीके से वैक्सीन नहीं बन सकती थी, उनको ज़रूरी था कि बायोटेक्नोलॉजी से बनाया जाए, और उसकी एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसी तरह कोविड-19 की वैक्सीन भी बन गई है लेकिन वो टेस्टिंग के मरहले में है, और जो वैक्सीन की टेस्टिंग होती है वो कम से कम 1 साल रिक्वायर्ड होते हैं, उससे पहले उसको आम लोगों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नहीं पता कि उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स किस तरह जिस्म पे हो जाए, ठीक है जी। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बन चुकी है और पूरी दुनिया में बहुत जगह लगा दी गई है, जिस वजह से बहुत से लोग हेपेटाइटिस बी से इम्यून हो गए। और अगर कोविड-19 की वैक्सीन इंशाल्लाह सही बन गई और लोगों को लग गई, तो फिर वो बहुत सारे लोग जो वैक्सीन लगवाएंगे वो इम्यून हो जाएंगे कोविड-19। नाउ देयर जनरल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पहले एग्रीकल्चर है। इसमें से काफ़ी सारी बात हम जीएम क्रॉप्स में कर चुके हैं। जो जीएम क्रॉप्स हैं वो ही जनरल एप्लीकेशंस हैं, वैसे बायोटेक्नोलॉजी के उसको एक ही टॉपिक होना चाहिए था।
इसका मकसद क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का, कि ऐसे प्लांट्स बनाए जाएं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, जहाँ कम पानी है, कम सॉइल है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है वगैरह, हर तरह के मुश्किल हालात में भी प्लांट्स ग्रो कर जाएं, ताकि फूड की जो रिक्वायरमेंट है, पूरी दुनिया की आबादी जो इतनी बढ़ गई है 7 बिलियन से ज़्यादा, उन सब के लिए फूड प्रोड्यूस हो। अदरवाइज हर जगह क्रॉप्स नहीं ग्रो की जा सकती। अच्छा, दूसरा टारगेट क्या है कि लिग्यूम्स, लिग्यूम्स कहते हैं दालें, जितनी भी ये दालें हैं, और सीरियल्स, सीरियल्स कहते हैं जैसे गंदम है, चावल है, जौ, बाजरा, ये जो सीड्स हम डिफरेंट खाते हैं, इनमें प्रोटीन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। अच्छा, प्लांट्स जो हैं वो हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मैंने आपको पहले भी बताया, हर्ब कहते हैं जड़ी बूटियों को। जब भी हम फसल लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे, आपने अपने गार्डन में भी देखा होगा, अपने गमले में भी देखा होगा कि पौधे को आप पानी लगाते हैं, साथ थोड़ी सी घासें भी उगना शुरू हो जाती हैं, कोई और अनवांटेड पौधे भी उगना शुरू हो जाते हैं। वो जो जड़ी बूटियां, उनको किल करने के लिए खास तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। गमले में तो देखें हम हाथों से निकाल देंगे, लेकिन अगर 10 एकड़ की जमीन है तो उस पर कितने हर्ब्स को बंदा हाथों से निकाल सकता है? बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो हर्बिसाइड होते हैं। हर्बिसाइड वो केमिकल हैं जो हर्ब्स को किल करते हैं, लेकिन आम हालात में जब हर्बिसाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है तो जो हमारी क्रॉप है, यानी अगर मेरी गंदम की फसल है 10 एकड़ पे, मैंने हर्बिसाइड स्प्रे किया तो हर्ब्स तो किल हुए, साथ मेरे गंदम के पौधे भी मर गए, ठीक है ना। तो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी का एक टारगेट ये है कि ऐसे प्लांट्स क्रॉप्स के लिए बना लिए जाएं जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो, और जब हर्बिसाइड स्प्रे किया जाए तो हमारी क्रॉप को कुछ ना हो। अच्छा, एग्रीकल्चर में बहुत तरह का और कल्चर भी आ जाता है, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह, जितनी भी है ना ये एनिमल्स को ग्रो करना फॉर फूड, ये भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है। तो काउज और गोट्स ऐसी जो जल्दी से ज़्यादा मिल्क दें या जो जल्दी से बड़ी हो जाएं ताकि फूड प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ये भी एक टारगेट है बायोटेक्नोलॉजी का। Then another target of biotechnology is to improve the environment. हमने इंसानों ने एनवायरनमेंट बहुत ख़राब किया है, और बायोटेक्नोलॉजी इंसान ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको ठीक करें। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बायो रिमीडिएशन ऑफ सॉइल। कंटेमिनेटेड सॉइल, पहले समझे कंटेमिनेटेड सॉइल क्या है। कंटेमिनेटेड सॉइल ऐसी सॉइल जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आ गई हैं, जैसे मरकरी। अगर कोई जगह ऐसी जहाँ कोई इंडस्ट्री है जहाँ मरकरी बन रहा है या निकल रहा है, वहां से इर्द गिर्द सारे उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द जमीन मरकरी वाली हो गया, वो मरकरी जहर है, सिलीनियम जहर है। टीएनटी और आरडीएक्स हैं बारूद, टीएनटी भी बारूद है, आरडीएक्स भी बारूद है। अब जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट 1979 से 40 साल से ज्यादा हो गए अफगानिस्तान में जंग की सूरत हाल। वहां की सॉइल में इतना टीएनटी है, इतना आरडीएक्स है कि वहां कोई फसल ही नहीं ग्रो करती। तो वो सॉइल को, ऐसी कंटेमिनेटेड सॉइल को ठीक करना कहलाता है बायो रिमीडिएशन। कैसे ठीक किया जाता है? खास तरह के प्लांट्स, अब देखें ये आपको जनरली पता है कि प्लांट्स जब ग्रो करते हैं तो वो वाटर को लेते हैं सॉइल से, और फिर वो वाटर उनके सरफेस से उड़ जाता है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के जरिए, ठीक है ना। तो बायोरिमीडिएशन खास तरह के बायोटेक्नोलॉजी के जरिए प्लांट्स बनाए गए हैं जो कि खतरनाक केमिकल्स को या तो अपने पत्तों में इकट्ठा कर लेते हैं या सॉइल में से रिमूव करा देते हैं, उड़ा देते हैं। दोनों सूरतों में क्या होता है, सॉइल बेहतर हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और टारगेट है बायोटेक्नोलॉजी का, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। ये एक ऑयल स्पिल की तस्वीर है। ऑयल स्पिल किसको कहते हैं? जहाज, बहुत बड़े बड़े जहाज, ऑयल टैंकर्स हजारों बैरल तेल लेके जा रहे होते हैं समुंदर में, और किसी एक्सीडेंट से या किसी वजह से, लीकेज की वजह से उनका तेल, क्रूड ऑयल बहुत गाढ़ा सा, काला ब्राउन सा, बहुत थिक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफर किया जाता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क। फिर दूसरा मुल्क, मतलब जैसे हम सऊदीया से तेल ले रहे हैं तो सऊदीया से क्रूड ऑयल के बड़े जहाज चलेंगे, पाकिस्तान के साहिल पे लेके आएंगे, वहां से पाकिस्तान की रिफाइनरीज में पहुंचेगा, उसको साफ करेंगे, उसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम जेली, तारकोल, सब कुछ अलग होगा और उसको अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो जहाज अगर खुदा न खास्ता रास्ते में कोई टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी से टकरा गया, लीक हो गया, तो वो सारा क्रूड ऑयल क्या होगा, समुंदर पे फैल जाएगा। अब वो जितनी मछलियां, इस पानी के नीचे जितनी मछली जो ब्राउन ब्राउन नजर आ रहा है, ये सारा क्रूड ऑयल है। इस पानी के नीचे जितनी मछलियां हैं वो सारी मर जाएंगी, जितने पौधे हैं वो सारे मर जाएंगे, जो बर्ड्स आएंगे उनके सारे पर जिस्म के अंदर बाहर ये क्रूड ऑयल चिपक जाएगा।
तारकोल आपने कभी वो जो सड़कों पे डलता है ये भी इसमें शामिल होता है। तो सोचें कि वो चिपक गया जब इस एनिमल्स के, टर्टल्स के, डॉल्फिन्स के, वेल्स के, सब के ऊपर नीचे अंदर बाहर चिपक गया, वो सब एनिमल्स मर जाते हैं, वो सब प्लांट्स मर जाते हैं। ऐसी जगहों पे क्या होता है कि बीच जो है एक ऑयल स्पिल के बाद 5 साल तक कारामद नहीं रहती, वहां पे सारे प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं। 30 साल लगते हैं ऑयल स्पिल के बाद समुद्र के उस हिस्से को दोबारा ठीक होने में। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए हैं, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया हैं, और वो ऐसी जगहों पे स्प्रे कर दिए जाते हैं, वो ऑयल को ईट करते हैं, और आम हालात में जो क्रूड ऑयल 5 साल में हटता है, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया उसको 1 महीने में हटा देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान कम होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और पॉइंट क्या एनवायरनमेंट पे, बैक्टीरिया को बायोफिल्टर के तौर पे यूज किया जा सकता है धुएं वाली चिमनीज में। धुएं वाली चिमनीज जो फैक्ट्रीज के को कहते हैं स्मोक वेंट्स, चिमनीज, देखें इस तरह के बड़े बड़े स्मोक वेंट्स होते हैं फैक्ट्रीज के ऊपर, विच कैन बी हैविंग many types of very harmful gases, और अगर इनमें वो खास तरह के बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बना के लगाए जाएं जो कि इन धुएं का जहर सारा जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लें, तो फिर एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होगी, एनवायरनमेंट बच जाएगी। ठीक है जी। There are general applications of biotechnology on health, जिसमें एक चीज़ है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का क्या मतलब होता है कि हम किसी तरह थेरेपी करें, कुछ चीज़ को ठीक करें। जैसे कि इस टेक्निक के जरिए बर्न विक्टिम का क्या होता है, जो लोग बहुत जल जाते हैं तो उनकी स्किन दोबारा ग्रो की जा सकती है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। जीन थेरेपी, जिनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है उनकी जीन्स ठीक किए जा सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी के जरिए पूरे पूरे ऑर्गन्स दोबारा बन सकते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं बैक्टीरियाज के को फाइट करने के लिए। वायरस को फाइट करने के लिए इंटरफेरॉन बनाए जाते हैं, खासतौर पर हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए इंटरफेरॉन बनाए गए हैं और उनको ट्रीट किया जा सकता है। इस तरह जिन लोगों की हाइट बहुत कम रह जाती है उनके लिए ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन की गई है, इंसुलिन प्रोडक्शन की गई है। ये सारी थेरेपीज हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। देन हेल्थ में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या करते हैं, जैसे हमें टेस्ट किट चाहिए होती है, बनाई जाती है, जैसे HIV एड्स के लिए एक टेस्ट किट है, कोरोना की टेस्ट किट्स आपने सुनी होगी, चाइना की किट बन रही है, जर्मनी की। इस तरह हेपेटाइटिस, डायबिटीज, हर तरह की बीमारी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट किट्स बनाई जाती हैं। तो पहले जो टेस्ट किट्स बनती थी वो बहुत एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट होती थी। अब बायोटेक्नोलॉजी के जरिए टेस्ट किट्स लो कॉस्ट और क्विक रिस्पॉन्स और इफेक्टिव बन रही हैं। और इनमें खास बात ये भी है कि ऐसी भी टेस्ट किट्स बनाई गई हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो कि वायरस की क्वांटिटी को या बैक्टीरिया की क्वांटिटी को, मतलब एक चीज़ ये होता है कि है या नहीं है, एक चीज़ ये, जैसे हम हेपेटाइटिस का टेस्ट कर रहे हैं, हेपेटाइटिस है या नहीं है ये एक टेस्ट है। हेपेटाइटिस का वायरस कितना है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इलाज से ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की टेस्ट किट्स के जरिए पता लगाया जा सकता है। Then another aspect of biotechnology is medical devices, which includes biosensors. Biosensors environment में यूज किए जाते हैं जिनके जरिए पता लगाया जा सकता है कि एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है। स्टेंट्स आपने सुने होंगे कि जिनको हार्ट अटैक होता है उनके दिल में स्टेंट डाले जाते हैं। प्रोस्थेसिस कहते हैं आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स को, चाहे वो आर्टिफिशियल आई हो, आर्टिफिशियल आर्म हो, आर्टिफिशियल हैंड हो, आर्टिफिशियल लेग हो। ये जो फोटोग्राफ यहाँ पे मैंने लगाई है ये शो कर रहा है प्रोस्थेसिस ऑफ लेग। और इसमें आप देख लें, पहले लकड़ी की भी जो टांग बनाई जाती थी, आपने शायद सुना देखा होगा कि जिन लोगों की टांगें खुदा न खास्ता किसी वजह से कट जाती हैं, लिम्ब एम्पुटेशन हो जाती है, उनको लकड़ी की टांग लगा बना के लगाई जाती है। उसमें और इस टांग में क्या फर्क होता है कि ये जो है ना बोन के अंदर फिक्स होती है और इसके जॉइंट्स मूवेबल होते हैं और इवन ये रन भी कर सकते हैं। एंड देर आर इवन टेक्नोलॉजीज जिसके जरिए उनको कंट्रोल भी है, जैसे हाथ हिलाए जा सकते हैं प्रोस्थेसिस के। सो लॉट्स ऑफ और इसमें मजीद बहुत चांसेस हैं डेवलपमेंट के विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।